नमस्कार, आदाब। रेहानों के चैनल मेरी कहानी मेरी ज़ुबान में आपका स्वागत है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं और उन रिश्तों को संभाले रखना मतलब दो धारी तलवार पर चलने जैसा होता है। तो आज सुबह से ही दिल बड़ा बेचैन रहा और बेटी, जो मेरी इकलौती बेटी है, उसका रवैया कुछ दिनों से बड़ा ही अजीबोगरीब है। हर बात पे चीख के जवाब देना, पलट के जवाब देना, फिर नॉर्मल हो जाना। उम्र के इस पड़ाव पे जहाँ मैं, रत्ना, अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, या यूँ कह लीजिए कि बेटी मेरे साथ रहती है। तो उसके 2 बच्चे हैं, पति है, भरा पूरा परिवार है और बाहर से दुनिया बहुत ही खूबसूरत लग रही है, पर अंदर कुछ चीज़ें बदल रही हैं और अचानक ही वो बदलते-बदलते चीज़ों में एक सड़न सी, एक बदबू सी आने लग गई। तो माँ, बोलते हैं ना, माँ तो अंधी होती है। उसकी आँखों पे तो प्यार का पर्दा बंधा रहता है ना, रत्ना की आँखों पे भी बंधा है। अचानक बेटी ने एक दिन आके बोला कि अभी आप यहाँ नहीं रह सकते, आप यहाँ से निकलो। ये शब्द ऐसे कानों में चुभे मेरे कि बाहर निकलो मतलब क्या? ये घर तो मेरा है, ये कैसे? नहीं, बस अभी हम आपके साथ नहीं रह सकते, आप बाहर निकलो। और हाथ पकड़ के मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। मेरी बेटी, जिसकी ज़िंदगी में सुख-दुख के कोई भी पल मैंने दुख उसके छू ना पाए, उसके लिए मैंने हर चीज़ की। वो बेटी मुझे धक्का देने की कोशिश कर रही और इस धक्का मुक्की में बैलेंस फिसल गया और दीवार से मेरा सिर टकरा गया। पर उसको एहसास नहीं हुआ। उसका पति यानी मेरा दामाद दौड़ के आया। अरे क्या कर रही हो? मम्मी को लग जाएगी। उसने हाथ पकड़ के मुझे उठाया और बिठाया। पर वो सीन ऐसा हुआ कि मैं मतलब समझ ही नहीं पा रही थी। मेरे दामाद ने बोला, मम्मी आओ मैं आपको छोड़ देता हूँ। पर मैंने बोला, नहीं बेटा, मैं चली जाऊँगी। और पैरों को लड़खड़ाते हुए, पैरों को जमाते हुए मैं अपनी पूरी ताकत लगा के घर से बाहर निकली। पीछे सर पे दर्द हो रहा था, हाथ लगाया तो उसमें गीला-गीला कुछ लगा, खून जैसा, खून निकल रहा था। हिम्मत जुटा के मैं अपनी गाड़ी में जाके बैठी। सुकून से मैंने एक साँस ली, अपने आप को सँभाला और गाड़ी स्टार्ट करके अपने पुराने वाले घर पे मैं चली गई। पुराना वाला घर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था क्योंकि मैं अपना नया घर जो हमने खरीदा था, बेटी के साथ रहते थे, तो पुराने घर की देखभाल नहीं हो रही थी। घर का ताला खोला, घर में जाके बैठी। बैठने के बाद घर की दीवारों को देखने लगी, जिसके कलर उखड़ गए हैं। जगह देख रही हूँ, मतलब हर चीज़ उथल-पुथल सी थी। और मैंने अपने आप को सँभाला एक मज़बूत औरत बन के, क्योंकि मज़बूती तो मुझे लेनी पड़ेगी ना, जब पति का देहांत हुआ, तब भी मैंने सँभाला अपने आप को, अपनी बेटी को, अनु को। और अपनी कमाई की, बैंक में जॉब करती थी और अपने आप को सँभाला, उसको पढ़ाया, लिखाया। कुछ सोच के मैंने अपने आप को बैठ गई, अपनी बुक निकाली ड्रॉर में से, क्योंकि मुझे अपने पति के देहांत के बाद मुझे हर चीज़ एक लिखने की आदत हो गई थी। जो आदत उनकी थी, अब वो मुझ पे आ गई। बुक निकाल के बैठ के अब हर चीज़ देखने लगी कि बैंक की ईएमआई कितनी चली गई, जिस मकान में मैं अनु के साथ रहती थी। क्या बैलेंस हो गया, क्या-क्या खर्चा हुआ, क्या-क्या नहीं हुआ। मेरे रिटायरमेंट का पैसा, सुनील जो मेरे पति छोड़ के गए थे वो पैसा, सब चीज़ें मैं बिखरी थी, एक-एक करके हिसाब कर रही थी। और बड़े सोच समझ के अपने आप को मैंने फैसला कर लिया और अपनी बैंक की जो मेरी मैनेजर है, जो मेरा बैंक अकाउंट सँभालती थी, उसको फ़ोन लगाया, उसको घर पे बुलाया। घर पे बैठ के मैंने उससे बात-वात की, डिसाइड कर लिया मैंने कि मुझे क्या करना है। और उसने बोला, कोई बात नहीं मैम, हो जाएगा। और जितने मेरे अकाउंट्स थे, सबसे पहले जो मेरे पैसे से, मेरी मेहनत की कमाई, मेरी दिन-रात की मेहनत की कमाई को जो पैसे मैं ईएमआई में अनु और उसके फ्लैट के दे रही थी, सबसे पहले वो ईएमआई मैंने बंद कराई। उसके बाद मेरे जितने अकाउंट्स, जितने एसेट्स थे, सबको मैंने फ्रीज़ किया। और नेहा को मैंने बोला, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, उसको शो ऐसे करो कम में, क्योंकि बेटी पूरा जाएगी, पता करेगी। क्योंकि आज तक हम माँ-बेटी थे ना, उसको सब पता होना चाहिए। उस चक्कर में सब चीज़ें उसको बता रखी थी। तो ये भी एक सबक है लोगों के लिए कि जितना जिसको बताना हो उतना ही बताइए। बेटी अपनी है, पर बेटी के पीछे जो आया वो अपना नहीं, और उसकी बातों में इतनी अंधी हो जाते हैं। प्यार से शादी की, जो जैसा रोहित बोलेगा वैसे ही चल रहा था। उसकी आँखों में
पर्दा ऐसे पड़ा होता उसने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। बस एक माँ मिली हुई थी उसको, टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जो कुछ है माँ करेगी, इनका जो कुछ है हमारा है। ये पहले से ही माइंडसेट था। तो माँ ज़िंदा रहते तो हो नहीं सकता था ना, तो माँ को ही मार दो। खैर सब चीज़ों को वाइंड अप किया और नोटिस भेजा और धीरे-धीरे हर चीज़ों को समेटने की कोशिश करने लग गई। और मकान को बेचने के लिए मेरी बैंक की जो मैनेजर थी उससे मैंने बात की और जिस फ्लैट में बच्चे और वो रह रहे थे, क्योंकि उसका पूरा डाउन पेमेंट से लेके ईएमआई तक सब मैं भर रही थी। तो फ्लैट तो मकान तो मेरा ही था, जो मैंने बड़े प्यार से बनाया, उसको बेचने के लिए मैंने मार्केट में लगा दिया। लेकिन इस तरीके से बात छुपानी पड़ी कि लोग उन तक पहुँचे नहीं और मकान बेचने की डील हो जाए। और अच्छा ऑफ़र मिला मकान का और मैंने चुपचाप जो है मकान के पेपर बनाए, क्योंकि मकान मेरे नाम पे ही था। शायद ये बोलते हैं ना, अच्छा ही हो जाती है। बच्ची छोटी थी तो मकान जो मेरे नाम पे था, शादी के बाद वो उसके नाम पे मैंने ट्रांसफ़र ही नहीं किया। ईएमआई वगैरह सब मैं भर रही थी। अन्नू का ही था ये मकान। खैर जैसे ही पता चला ईएमआई रुकी, सुबह से लेके रात तक मेरे को 50 कॉल आ गए। ये अच्छा नहीं किया आपने, अच्छा नहीं किया, आप बाद में पछताओगे। मेरी बेटी मुझे ही बद्दुआएँ दे रही थी। क्या औलादों को इसलिए माँ-बाप पैदा करते थे। इससे अच्छा तो लगता ना कि औलाद हो ही ना, जो हमको इस मुकाम पे लाके छोड़ेगी। और दुनिया भर की उसने मेरे को बद्दुआएँ दी, पर उसके अल्फाज़ों में कहीं भी शर्म नहीं, एहसास नहीं, गिल्ट नहीं कि उसने अपनी माँ के साथ क्या किया। उसका जवाब यही था कि आपके नाटक बहुत होते हैं, बहुत हो गया आपका नाटक, बंद करो। ये सब बातें जो है इतनी दूर अंदर तक मेरे को झकझोर के चली गई कि मैंने अभी सोचा कि मोह माया त्यागो, रिश्तों से दूरी बनाओ। जब मकान बेचने की डील फाइनल हुई तो उसने पूरे हंगामा कर दिया और मुझे वार्निंग दे दी कि आपने जो ये किया है ना, ज़िंदगी भर अकेले ही मरोगे सड़ के, और आप अपने पोता पोतियों का मतलब उसके बच्चों का शक्ल नहीं देख सकेंगे, मेरे नाती या नाते का। सब बातें करके उसने अपने आप को प्रूव कर दिया कि वो मेरी बेटी नहीं है। अगर मेरी बेटी होती तो उसको मेरी तकलीफ का एहसास होता। खैर मकान की डील हो गई, अच्छे में मकान का ऑफर आया। तो मैंने पेपरों पे साइन किया तो मुझे उसके बाद सुकून सा एक मिला, पर पता नहीं क्यों एक अंदेशा था कि शांत बैठने वालों में से वो नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा। और दूसरे दिन सुबह में वो कुछ ना कुछ दरवाजे की खटखटाहट में, नॉक में पता चल गया कि क्या होना था। वकील का नोटिस और मुझे ही, मेरी ही बेटी पागल साबित कर रही थी कि मैं कोई भी पेपर पे साइन नहीं कर सकती, मेरा मानसिक संतुलन सही नहीं। बात इतनी बढ़ गई, कोर्ट तक पहुंच गई। वकीलों की चिढ़ा, माँ बेटी का आमना सामना, जो नहीं होना चाहिए था वो सब हुआ। मेरी मानसिक संतुलन के बारे में जब ये बातें चली, कटघरे में जो सवाल जवाब हुए, तो मुझे जब पूछा गया तो मेरा अगर मानसिक संतुलन सही नहीं होता तो मैं अपनी पुरानी बातें सब कैसे बताती। अन्नू की पैदाइश से लेके, सुनील से शादी से लेके, अन्नू के बड़े होने तक उसकी एक एक छोटी छोटी चीजें जो खुद अन्नू भी भूल चुकी है, वो मुझे सब याद थी। अब कोर्ट में वो सब चीजें जब सामने बोली जा रही थी, मेरा वकील सब बता रहा था, मेरा मेडिकल स्टेटमेंट का, डॉक्टर से सर्टिफिकेट सब बातें, और मेरी एक एक बातें जब कोर्ट में बोली जा रही थी तो मेरी वही बेटी जो मेरे सामने मेरी दुश्मन बन के खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको खुद को नहीं पता था कि वो क्या चाह रही थी। वो शायद अपने पति के प्यार में अंधी हो गई और उसने अपनी गृहस्थी बसाने के लिए, बचाने के लिए मुझसे इतनी बहस करना, मेरे हाथ उठाना, पर ये माफ़ी के लायक तो था नहीं। और जिरा के बाद कोर्ट ने मुझे नॉर्मल घोषित किया और मेरे जितने राइट्स थे सब मेरे पास थे। और मेरी बेटी, उसको दुनिया के ताने भी मिले, पति का गुस्सा भी मिला, और माँ उसके साथ जो हमेशा खड़ी रहती थी वो हमेशा के लिए उससे दूर हो गई। और मैं चुपचाप कोर्ट में उसको देखे बगैर ही, उसके आंसू पोंछे बगैर ही मैं कोर्ट से निकल गई और धीरे धीरे कदमों से चलते हुए अपने घर की तरफ जाने लगी। गाड़ी में बैठी बच्चे भाग के मेरे पास आए, नानी नानी नानी, पर दूर खड़ी मेरी बेटी चिल्ला रही थी जोर जोर से, और मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ के अपनी चली गई। उसके बाद मैंने मुड़ के देखा नहीं कभी भी कि वो जिंदा है या मर गई। वो दिन कोर्ट का आखिरी दिन था जब मैंने अन्नू की शक्ल देखी।
तो ज़िंदगी का यही तजुर्बा रहा कि कुछ भी हो जाए, पर अंधी ममता मत पालो। जो हमारा है वो हमारे बच्चों का है, ऑब्वियस है। पर हमारे जीते जी अपना सरमाया अपने पास रखो, अपनी हुकूमत अपने पास रखो, कॉन्फिडेंट रहो, डिपेंडेबल मत रहो, अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स में जियो। बच्चों की मुँह माया में अंधे होके कोई भी फैसला मत करो। बस यही आप सबसे कहना है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रेहानू को इजाज़त दीजिए।